भारतीय इतिहास का यह 8वां चैप्टर है, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेव राय को कन्नड़ राज्य में राम रमन तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्त मालमाद बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र को नीति कथाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया है, जैसे कि मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकियम, लब्ध परनाश तथा अपरीक्षित कारक। अगला प्रश्न है तीसरा कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त कला के। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का अतिरिक्त और गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई है। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से 355 ईस्वी तक था। यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। 5वां प्रश्न है कि नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासक समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का वर्णन किया गया है। 6ठा प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। 7वां है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 शासकों का। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद अभिलेख में। अगला प्रश्न 10वां कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ऑप्शन सी, गुप्त वंश ने। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक समय तक शासन गुप्त वंश ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया था। गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त 275 से 280 और अंतिम शासक विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी तक था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दिनार कहा गया है। गुप्त शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 6ठा था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। R.S. शर्मा ने तर्क दिया कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखाता है। अगला प्रश्न है 11वां, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त शासक ने।
13वां कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उपज का 6वां भाग। 14वां प्रश्न है कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा R.S. शर्मा ने। 15वां की गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दिनार के नाम से अंकित है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि प्रश्न में दिए गए चारों विकल्प से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत थे और इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। यह आर्यभट्ट ने कहा है। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ताम्रलिप्ति। 19वां कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर्यभट्ट। 20वां कि किस प्रकार भूमि को अपराहत कहा जाता था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी कहा जाता है। इसे सोपारा काम्बे व भरौज बंदरगाह की प्राप्त हुई। इसी के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य को उपाधि धारण की। मेहरौली लोह स्तंभ लेख का चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त। 23वां की मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। 24वां के निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त ने। 25वां की किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया, इस कारण सकारी कहलाया, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 26वां की किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा काम्बे और बरोज को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 28वां की गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हुनों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 29वां है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना किया है। बृहद संहिता पुस्तक के लेखक वाराह मिहिर है। अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। 30वां की देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा विशाखा दत्त। 31वां की निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट बृहद संहिता ही जो है सही नहीं है। 32वां की अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12 प्रकार की भूमि का वर्णन है अमरकोश में। अगला प्रश्न है 33वां कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाग्भट।
34वां की कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कालिदास ने। 35वां की ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमादित्य शिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों के दान में दिया था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यादेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। अगला प्रश्न 36वां, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा नान्यादेव। 37वां की कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हरि सिंह। 38वां की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गुप्त। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। अब आगे और इसकी व्याख्या है इस साइड में, जिसे देखेंगे कि चीनी यात्री हंसंग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। 39वां है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुमार गुप्त। 40वां की नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो ऑप्शन ए मुसलमान। 41वां की नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 42वां की हैंसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन बी हो जाएगा मथुरा। हैंसोंग हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हैंसोंग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 43वां प्रश्न है कि चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा में। 44वां की थानेश्वर राजधानी थी? ऑप्शन डी हो जाएगा वर्धनों की। अब अगला प्रश्न है की व्याख्या देख लेते हैं कि थानेश्वर पुष्यभूति वंश वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया था। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हैंसोंग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने किया था। वानभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। 45वां की कवि बान निवासी था? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कहीं का नहीं था। 46वां का हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वानभट्ट ने। 47वां की हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हैंसोंग ने की थी। 48वां के वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यभूति ने। 49वां की चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन बी 629 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करना है तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए 2 3 4 1, यानी कि इस तरह से इसका मिलान होगा। इस तरह से होगा चंद्रगुप्त वन का हो जाएगा कुमार देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग शिलालेख से पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पद लिया था और कुमार गुप्त प्रथम जो है महेंद्र दत्त हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 51वां कलम की पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजत रंगिनी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिनी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी पल्लव काल के थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा जारी किए गए थे। 52वां प्रश्न कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
यानी कि 7 वाहनों द्वारा। 53वां प्रश्न है और इस चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न है कि किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारवी ने। और इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। अब इसके बाद जो है अगला चैप्टर है 9 नंबर का